तो देश के लिए एक बड़ी खबर आई है और जो कि अच्छी भी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम दुनिया में नंबर 4 की इकोनॉमी पे पहुंच गए हैं। हमने जापान को पीछे छोड़ा है और ये रफ्तार अगर यूं ही जारी रही और थोड़ी सी रफ्तार को हमने अगर बढ़ा दिया तो 2-2.5 साल के अंदर ही हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इस पूरी खबर के पीछे एक क्रिटिसिज्म भी है। अब जो क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना होती है ना, वो देश को बेहतरी के रास्ते पर लेके जाती है, वो देश के को बेहतर बनाने के लिए होती है। इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सुकून और ये एहसास ही अपने आप में बहुत अच्छा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं और हमारी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है और हम दुनिया में नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। इस बात की घोषणा नीति आयोग के जो सीईओ हैं वी सुब्रमण्यम, उन्होंने की और कहा कि ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का आंकड़ा नहीं है, ये IMF का आंकड़ा है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आंकड़ा है, जो कि उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा। और ये देखिए, ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 1 पर जो अमेरिका है वो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स की, चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर की, जर्मनी की 4 ट्रिलियन 4.744 ट्रिलियन, क्योंकि 4 ट्रिलियन में तो अब इंडिया भी आता है। और ये जो इंडिया और जर्मनी का फासला है, ये बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, ये 2-2.5 साल में हम कवर कर सकते हैं अगर हम इसी रफ्तार से और थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा करके आगे चलते हैं। तो जापान को हमने पीछे छोड़ा है 4.186 ट्रिलियन और भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ। अब ये खबर और ये एहसास अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं आगे जो क्रिटिसिज्म का जिक्र मैं कर रही हूँ वो मैं आगे करूँगी, लेकिन पहले आप वी सुब्रमण्यम साहब को सुन लीजिए। ये नीति आयोग के सीईओ हैं जिन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए पूरे देश को बताया कि अब हम नंबर 3 पर हैं। Theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 10 लोग रहते हैं और 10 लाख कमाते हैं, और एक जो दूसरा परिवार है वहाँ पर 4 लोग रहते हैं और 8 लाख कमाते हैं। तो ज़्यादा कौन कमाता है? आप बोलेंगे 10 लाख वाले ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन अब देखिए, जो 10 लाख कमाते हैं, 10 लोग हैं, अगर वो 10 लोगों में बटेगा तो 1-1 लाख आएगा। और जो 4 लोग 8 लाख कमाते हैं, तो ये 4 लोगों में जब 8 लाख रुपए बटेंगे तो 2-2 लाख आएंगे। यहाँ पर इनकम डबल हो जाती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 144 करोड़ के लगभग है, और जापान की जो जनसंख्या है जिसको हमने पीछे छोड़ा है, जापान की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है लगभग 13 करोड़ के आसपास की, 13 करोड़ के लगभग की। तो जापान अभी भी हमसे अमीर है, यानी कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जापान बहुत अच्छा है। जापान के लोगों की इनकम आय हमसे बहुत अच्छी है। और अगर आप भारत की पर कैपिटा इनकम पर आ जाएंगे तो ये देखिए, ये सामने चार्ट आप देख लीजिए। अब इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वहाँ पर लोग कितना कमाते हैं? 89,110 डॉलर। इंडिया में 4.187 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम नंबर 4 पर पहुंच गए हैं और हमारी पर कैपिटा इनकम है $2,880 प्रति व्यक्ति आय। वहीं आप जापान पे आ जाइए। जापान की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, $33,960 की है, $33,960 की। और हमने भले ही जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से बहुत बेहतर है। चूंकि आप किसी भी देश की जब इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी को देखेंगे तो उसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ज़रूरी होती है कि एक व्यक्ति उस देश का कितना कमा रहा है, उस प्रति व्यक्ति आय सालाना ये कितनी है, ये सालाना हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आगे आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील,
तो अब हम उस पर नहीं जाएंगे, चूंकि हम नंबर 4 पर हैं, हमें प्रगति करनी है, हमें आगे देखना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। अब देखिए सवाल ये है कि जापान में ग्रोथ कैसे आई। जिस जापान को हमने पीछे छोड़ा है, उस जापान में 1950 से लेकर 1980 तक ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से विकास की रफ्तार पर भागा और एक विकसित राष्ट्र बना। अब विकसित राष्ट्र बनने के लिए जापान बहुत फोकस था। जापान की जो ध्यान था वो टेक्नोलॉजी पे था, इनोवेशंस पे था, और इसके साथ ही साथ निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर उसने जोर दिया। मशीनरीज बनाई, ऑटोमोबाइल में जापान बहुत उसने ग्रोथ किया। तो इस क्षेत्र में जापान बहुत फोकस था, और जापान ने अपना रक्षा बजट जो था वो बहुत कम कर दिया था, शून्य के बराबर आप उसे कह सकते हैं। सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जापान उस वक्त खर्च किया करता था। और भारत के साथ स्थिति बिल्कुल उलट है। हमारा रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है, और युद्ध को चूंकि युद्ध के लिए जापान युद्ध के खिलाफ था, साफ तौर पर स्ट्रैटेजी उनकी क्लियर थी। अब हमारे अगर पड़ोसी ऐसे हैं तो जाहिर तौर पर रक्षा पे हमें खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जापान की जो अब ग्रोथ कम हुई है और भारत जो अग्रसर है, तो हमारे पास यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जापान पिछले कई अरसे से जूझ रहा है अपनी बूढ़ी जनसंख्या से, यानी कि जो बुजुर्ग जनसंख्या है जापान की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ कम जन्म दर, बच्चे वहाँ बहुत कम पैदा हो रहे हैं, और इसके साथ ही कई सारी नीतिगत चुनौतियां हैं। और जापान की जो पॉलिसीज़ हैं कंपनीज़ की, वहाँ पे लोगों को निकाला नहीं जाता, ले ऑफ्स इतने ईजिली नहीं होते हैं। तो कई सारे नीतिगत चुनौतियों का सामना जापान कर रहा है। अब भारत के साथ क्या है, भारत के पास बहुत लोग हैं। भारत को ध्यान देना है इनोवेशंस पे, मैन्युफैक्चरिंग आधारित जो ग्रोथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मैन्युफैक्चर करिए और चीज़ों को बाहर भेजिए, यानी कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर जापान ने जोर दिया था, और हमारा भी फोकस उस तरफ होना चाहिए। ग्रो करने के लिए स्पेशली हमें भी नए नए इनोवेशंस करने चाहिए, और रिसर्च पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए अगर हमें एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है। क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत बहुत पीछे है, बहुत पीछे। हम 100 कंट्रीज़ के भीतर भी नहीं आते, हम 100 कंट्री के बीच में नहीं आते। भले ही हम 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी हो गए हैं, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन ये इस वक्त की सच्चाई है कि भारत अभी भी पर कैपिटा इनकम में, यानी कि एक व्यक्ति की ग्रोथ के हिसाब से बहुत पीछे है। तो जो लाइफस्टाइल होता है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, देश के बाहर जाकर के जॉब करना चाहते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि भाई बाहर तो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोगों को बाहर जाकर किसी और देश में झांकना नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमें भी उस राह पर चलना है जो सिर्फ और सिर्फ प्रगति के लिए अग्रसर हो, और अपनी रफ्तार को पहले के मुकाबले और आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो मैं रिपोर्ट सामने लगा भी रही हूँ, इस रिपोर्ट में पढ़ी है कि अगर भारत, चूंकि हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बात कर रहे थे, तो अगर भारत को अपनी 14 लाख पर कैपिटा इनकम की प्रोजेक्शन पर पहुंचना है तो हम 2047 तक पहुंच पाएंगे। देखिए, एज इंडिया अप्रोचेस इट्स 100th year of independence in 2047, the country's per capita income is projected to reach rupees 14.9 lakh, according to a presentation made by Chief Economic Advisor V. Ananta Nageshwaran. So, अभी भी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में वक्त लगेगा, लेकिन जो ग्रोथ की रफ्तार है उसको तेज़ी देने की ज़रूरत है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किन किन टॉपिक्स पे आप जानना चाहते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।